नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? सब लोग मज़े से होंगे। चलिए, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और जैसे कि आपको पता ही कि हर मंथ में मंथली शतक लाता हूं, जिसमें मैं 100 फैक्ट्स उस मंथ के डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो अभी ये 1 से 30 अप्रैल के बीच के जो न्यूज़ेज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। और आपको मेरा नाम तो पता ही है, प्रशांत यादव। तो आइए शुरू करते हैं वही प्रोग्राम जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फैक्चुअल बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स होते हैं। कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले पहली खबर जो है वो है चीफ जस्टिस जो हमारे इंडिया के एन वी रमन्ना हैं, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, या बोल सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है फास्टर, जिसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये क्या करेगा, जैसे होता है ना कि अब हमें बेल लेनी जानी है, या हमें स्टे ऑर्डर किसी चीज़ में लगाना है, या कुछ इंतरिम जो मतलब इंटरनल ऑर्डर्स होते हैं उनको अगर देना है, तो क्या होता है कि कोर्ट जाना पड़ता है मुवक्किल को, वकील को, फिर वहाँ पे जज आता है उसको देता है। अभी क्या हो जाएगा कि इस तरीके की चीज़ें, जैसे हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ना, तो ये एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा जो कि सिक्योर होगा, किसी का मतलब दखलंदाजी नहीं होगा। उसके तहत ऐसे ऑर्डर्स भेजे जा सकते हैं। आपको समझ में आ गया? तो एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि फास्टर है क्या। तो फास्टर एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे डेली बेसिस की इंतरिम ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट के, उनको इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के द्वारा भेजेगा, सेंड करेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दूसरे की। तो दूसरा है कि इसराइल ने एक जो अपनी डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन बीम, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। मतलब होता है, आयरन बीम का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई एरिया है, तो कोई एयरक्राफ्ट अगर आपके एरिया पे आएगा, तो वो जैसे ही आएगा ना, तो वो बीम काम करेगी वहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, या बोल सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं टॉर्च की लाइट होती है, ऐसी काम करेगी। जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट या कोई कोई भी इक्विपमेंट उसके सामने आएगा, कोई भी मटेरियल उसके सामने आएगा, यहाँ से वेपन लगा होगा, वेपन उसको ट्रैक करेगा और उसको तबाह कर देगा। तो ये है। तो एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि आयरन बीम जो है वो किसने बनाया है। तो आपको पता है इसराइल ने है क्या ये। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, और ये सब बोला जा रहा है कि आयरन बीम जो है वो है वर्ल्ड्स का फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि हम जो हमारी माइक्रोवेव जो फ्रिक्वेंसीज होती थी उस पर हम काम करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती उस पर काम करते थे। बट आयरन बीम पे, मतलब जो एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है, ये पहला है। चलिए बात करते हैं दूसरे की। नेक्स्ट जो हमारा आज का पॉइंट होगा वो है ई नैम। ई नैम मतलब आपको पता ही है कि जो ई मतलब हमारा होता है कि जो इंटरनेट के माध्यम से जो होता है, नैम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स होती हैं, उनके 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। आजकल देखा होगा आपने, ये स्पेसिफिकली यूपीपीएससी में जो एग्ज़ाम्स लेती है, कंडक्ट कराती है, उसमें ये बहुत पूछती है कि मतलब आप क्रोनोलॉजी में लगाइए कि कौन कौन सी ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी वो कब कब आई। तो उसमें पूछा जा सकता है। तो 14 अप्रैल 2016 को ई नैम स्टार्ट हुआ था, तो इसी मंथ अप्रैल में ही इसके 6 साल पूरे हो गए हैं। ये टोटली फंडेड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है हमारा चौथा कि मणिपुर सीएम जो एन बीरेन सिंह है, उन्होंने अनाउंस किया है 165 फुट हाई का एक इंडियन नेशनल फ्लैग, जो कि टॉलेस्ट होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, आप कह सकते हैं 222 या 223 करके है, जो कि हाईएस्ट बोल सकते हैं कि फुट लंबा हमारा नेशनल फ्लैग है, जो कि लेह लद्दाख में पिछले साल किया गया था। मैंने इसको कटर भी किया था अपने मंथली जो शतक है तो उसमें। तो अभी अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाती है तो मणिपुर में हो रहा है टॉलेस्ट में। कहाँ किया जा रहा है? तो इंडियन नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर जो है मोरंग, वहाँ पर किया गया है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम, ये मेरीटाइम मतलब नेवी की एक्सरसाइज होती है, जिसको बोला गया है इमेक्स 2022, जो कि है कहाँ हुई है? गोवा और अरेबियन सी में। तो ये फर्स्ट टाइम है, पहला ऐसा हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि आईओएनएस क्या है। तो याद रखना है इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो असम एंड मेघालय एग्री हुए हैं अपने जिनको जो बॉर्डर डिस्प्यूट है 6 स्टेट का, उसको रिजोल्व करने में। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों मैं लाया। ये इस वजह से लाया हूँ, मतलब पॉइंट आपके साथ, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अभी कौन से ऐसे दो राज्य हैं जिन्होंने आपस में अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्प्यूट्स था उसको सुलझाया है। तो असम और मेघालय हैं। आप देखिएगा, असम का जो बाउंड्री है वो सारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उससे टच करता है। तो ये आपको यहाँ से भी ये सीख मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अगर मेघालय की। तो वहाँ पर मैंने कई बार जो मेरा प्रोग्राम आता था 5 का 5, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था लिविंग रूट ब्रिज, जो मेघालय के मतलब बहुत ही एक प्रसिद्धि वाले मतलब जो आइडियाज़ हैं, या बोल सकते हैं कि वहाँ का एक बहुत बड़ा
ये नेचर के द्वारा गिफ्ट है। लिविंग रूट क्या होता है कि दो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ओक ट्रीज होते हैं, या और कुछ नाम बोलते हैं, नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। जैसे हमने देखा होगा बरगद के पेड़ होते हैं ना, हिंदी में जिसके हम लोग बरगद बोलते हैं उसके, तो उसकी जो लिविंग रूट्स होती हैं वो आपस में ऐसे जुड़ जाती हैं कि वो पूरा एक ब्रिज के तरह से काम करता है। आपको पता है कि मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा नीचे का सतह होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो जब जगह जगह नाले नदियाँ होती हैं तो इस तरीके के जो होते हैं वो लिविंग रूट बन के जाते हैं। आप समझ गए होंगे, बाकी एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। तो जो लिविंग रूट मतलब पेड़ों से जो उनकी टहनियाँ मिलके एक पूरा ब्रिज बना देती हैं उस तरीके के, तो इनको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। देखिए, जब किसी को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट देना होता है उससे पहले कुछ समय के लिए उसको टेंटेटिव लिस्ट में रखा जाता है, मतलब उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि ये उस काबिल है कि हम वर्ल्ड हेरिटेज में रखें कि ना रखें, ठीक है। तो अभी उस लिस्ट में रखा गया है और जिनका नाम यहाँ पे रखा जाता है श्योरली वो आगे चल के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दर्जा उनको मिल जाता है। चलिए बात करते हैं अगले की। तो प्रेसिडेंट जो हमारे हैं कोविंद जी, उन्होंने नेशनल वाटर अवार्ड 2022 दिए अभी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को इसका पहला अवार्ड मिला। याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि एक तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसमें तो 100% पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश को पहला अवार्ड मिला है। तो वाटर अवार्ड 2022 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। राजस्थान और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसके बाद इंडियाज फर्स्ट, देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारे रोड बनते हैं, सड़क बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, उसमें क्या होता है कि बट जो प्लास्टिक का वेस्ट होता है या हम सोच सकते हैं कि जो डस्ट होती है उसका यूज़ करते हैं, मोरम गिट्टी, अब देखा है ना, जो बालू होती है उसका यूज़ करते हैं। बट गुजरात के सूरत में एक इस बार स्टील रोड फीचर किया गया है, मतलब जो स्टील प्लांट से बहुत सारा वेस्ट निकलता है उसको यूज किया गया है और उससे रोड बनाया गया है। तो इससे वही है कि एक तो स्टील वेस्ट यूज हो गया, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि जो स्ट्रेंथ होगी रोड की वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अच्छी होगी। बनाया किसके किसके कोलेब्रेशन में है? CSIR मतलब साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब CRRI और नीति आयोग, ठीक है। अभी ये 1 किलोमीटर का बन रहा है और इसके 6 लेन्स होंगे। 6 लेन्स समझ ही तो रहे होंगे ना, अब 6 रोड होंगे। इसके बाद ऑस्कर्स का जो फुल वीडियो मैंने कल आपके साथ अब शेयर भी किया था, 2-3 मिनट का वीडियो है, वहाँ से जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप देख लीजिए। 2-3 मिनट का वीडियो, वहाँ से सारी डिटेल आपको मिल जाए, क्योंकि एक दो यहाँ पे खबरें आ रही थी ऑस्कर की, तो मैंने कहा चलो एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, तो मैंने वहाँ पर बना दिया, आप वहाँ पे जाके प्लीज़ देख लीजिए। इसके बाद अब बात करेंगे कि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया है, मतलब ये बता डिजिग्नेट किया है इंडियन नेशनल जो डॉल्फिन डे है उसको 5 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल स्टेप है, क्योंकि जो हमारी डॉल्फिन है, इंडियन डॉल्फिन है या एशियाटिक डॉल्फिन है, ये हमारे भारत की जलीय जो राष्ट्रीय जंतु है वो है, ठीक है। तो इस वजह से उसको किया गया है। किस वजह से किया जा रहा है? ताकि हम डॉल्फिन्स के जो कंजर्वेशन है उसके अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकें। किसी भी दिन को कि कब मनाते हैं उसकी अवेयरनेस और कंजर्वेशन के लिए या उसके इम्पोर्टेंट को उजागर करने के लिए। इसके बाद है ढाका को सबसे ज़्यादा एक, देखिए सबसे पहले बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम में UNEP की एक रिपोर्ट होती है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, ठीक, उन्होंने पब्लिश की। उसमें उन्होंने बताया कि ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। वो सबसे ज़्यादा नॉइजी या बोल सकते हैं शोरगुल वाला सिटी है, ठीक है, ग्लोबली। उसका बोला गया कि नॉइज रिकॉर्ड हुआ है 119 dB। डीबी या फिर डी और बी, ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत लिखा है। डेसिबल को प्रतीक जो होता है ना, उसका जो सिंबल होता है वो यही होता है, स्मॉल डी कैपिटल बी, ठीक है। तो ढाका उसका सबसे जो नॉइजी हो गया। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे हमारे यूपी का मुरादाबाद और तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान का इस्लामाबाद। चलिए बात अगर हमने की है कि सबसे शोरगुल वाला क्या था, तो बात करें तो सबसे क्वाइटेस्ट सिटी कौन थी? तो 3 सिटीज़ को क्वाइटेस्ट कैटेगरी में रखा गया है। सबसे मतलब वर्ल्ड क्वाइटेस्ट सिटी जो है वो है इरबिड। इरबिड कहाँ है? ये जापान में है, याद रखना है, पूछा जा सकता है कि इरबिड है कहाँ। इसके बाद लियोन, आपको पता है फ्रांस में ही होगा, और मैड्रिड स्पेन। मैंने यहाँ पे डीबी बता रखा है कि कहाँ पे कितना शोरगुल हुआ, ये तो नहीं पूछेंगे, बट मतलब वही होता है ना कि आवाज़ का या शोर का क्या मात्रक होता है वो आप देख सकते हैं। होता नहीं कि आदमी कितना सुन सकता है, तो 20 dB तक सुन सकता है। तो ये इस तरीके की आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो महाराष्ट्र ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कवत्री लोन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे प्रिजनर्स होते हैं उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, 50,000 तक का वो लोन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जिनकी फैमिली में वही एकमात्र क्या कहते हैं आय के या कमाने के रूप में से वही एक साधन थे जो आमदनी कर सकते थे, लेकिन उनको जेल हुई है, तो गवर्नमेंट ने उनको उस तरीके का दिया है। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 7% होगा। तो पूछा जा सकता है कि हाल में ये क्या है, या पूछ सकते हैं कि कब लोन किसने स्टार्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रूज। देखिए आपको पता ही है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक उस पर काम किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक से काम चले। अभी आप देख ही रहे होंगे कि सबसे बहुत ही ज़्यादा
गर्म रहा अप्रैल, काफ़ी 20-25-50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इवन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, सही से प्रचुर मात्रा में नहीं लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल पा रही ताकि वो अपना ठंडा कर सके, एसी कूलर जो भी चला सकें। कल आपको जो वस्तिका मैम उन्होंने कल के न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करके बताया कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कोल की प्रॉब्लम हो रही है और भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं। इधर रसिया और यूक्रेन का वॉर है तो वहाँ से भी इस तरीके की चीज़ें आने में दिक्कत हो रही हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उस पर दिक्कत आ रही है, या जो पेट्रोलियम उत्पाद है उन पर दिक्कत आ रही है। तो इस वजह से लोग इलेक्ट्रिसिटी पे स्विच कर रहे हैं, वो भी रिन्यूएबल, मतलब जैसे विंड पावर हो गई, हाइड्रो पावर हो गई, इन पे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रूज जो शिप था वो अपनी एक पूरी खेप मतलब गया और वापस भी आया। कहाँ? इचांग इन सेंट्रल हुबई प्रोविंस, चाइना में। ठीक है, तो ये क्या है कि ये पहला मतलब ऐसा वो है जो कि इलेक्ट्रिक क्रूज है। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक क्रूज, ऊपर लिख रखा है इलेक्ट्रिक क्रूज, मतलब इसके सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिक से चल रही हैं। इससे पहले जो क्रूज होते थे वो किससे चलते थे? डीजल पेट्रोल से चलते थे, बट ये इलेक्ट्रिक चल रहा है। तो याद रखना है आपको। कहाँ? यांगते रिवर कहाँ है? ये भी याद रखना है, चाइना में है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो यूपी हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभी वेजिटेबल्स में कौन टॉप किया है, तो यूपी ने टॉप किया है। प्रोड्यूसर है वो वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों का सबसे बड़ा। इसके बाद बंगाल, हालांकि उस पिछले साल बंगाल था, बट इस साल बंगाल दूसरे नंबर पे है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा फ्रूट मतलब जो फल होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो आंध्र प्रदेश। और ये डाटा किसका है? 2021-22 का। ठीक है, क्योंकि पिछले साल का तो डेटा लेंगे हम, ये मत सोचिएगा कि इस साल का डेटा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ऑस्ट्रेलिया, आपको पता ही कि अभी वीमेन वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें आईसीसी वीमेन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है। कहाँ हुआ था ये, क्या कहते हैं, पूरा टूर्नामेंट या बोल सकते हैं फाइनल? तो हगले ओवल क्राइस्टचर्च एक जगह है, कहाँ है? न्यूजीलैंड में, वहाँ हुआ था। पूछा जा सकता है कि अभी हाल में ही आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो आपको बताना है किसको हराया, इंग्लैंड को हराया। बस इतनी सिंपल सी बात। बाकी आप समझ गए, सिंपल सी बात, सब सिंपल से होता है, बट हमें एक बार बस याद आ जाए। चलिए इसके बाद बात करते हैं 18 नंबर की। दिल्ली गवर्नमेंट है सेटअप है हॉबी हब। देखिए दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं ना, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक म्यूज़िक, आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए एक अलग जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसमें एक हॉबी हब करके स्कूल खोल रही। वो क्या होगा कि जब स्कूल टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा इसके बाद वो हॉबी हब खुलेंगे, जिसमें इंटरेस्टेड बच्चे अपना हॉबी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो हॉबी हब कौन खोल रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट। किसके लिए? जो कि उसके दिल्ली के खुद के स्कूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद वाइस चीफ, आपको पता ही, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अभी जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके चीफ बन जाएंगे। बस याद ये रखना, एक तो मनोज पांडे को तो याद रखना ही है, बात ये रखना कि ये पहले इंजीनियरिंग जो कॉप्स होती है उससे बने। इससे पहले क्या होता था कि जो फ्लाइंग कॉप्स होती थी उससे बनते थे हमारे चीफ, लेकिन इस बार पहले बन रहे हैं मनोज पांडे जो कि इंजीनियरिंग कॉप्स से हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ अगले उसकी। तो वाईएस मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, इन्होंने, देखिए क्या है कि जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसमें अभी 13 डिस्ट्रिक्ट थे। उनको लगा कि डिस्ट्रिक्ट को और चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने उन 13 डिस्ट्रिक्ट्स को और 13 में डिवाइड कर दिया। तो अभी 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर दिए गए हैं, तो टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए। एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि हाल में ही किस राज्य ने अपने जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी संख्या दोगुनी की है या 13 डिस्ट्रिक्ट नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, तो आपको उसमें बता देना, क्योंकि बाइफर्केशन का भी जब भी होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हमारे बहुत ही नोटेड मतलब जानकार जो लिटरेरियर मतलब जो नोबल लिखने वाले थे, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, उनको सरस्वती सम्मान 2021 से नवाजा गया है। ठीक है, इनकी पोएम थी मैं तो यहाँ हूँ। तो याद रखना है, रामदरस मिश्रा के बारे में पूछा जा सकता है सरस्वती सम्मान, और मैं तो यहाँ हूँ ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी पोएम है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं और हमें लगता है कि ऐसे कैसे 20 से उठा लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कर्नाटका इज़ द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप एक्सक्लूसिव बैंक फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए फिनेंशियली असिस्ट करने के लिए एक तरीके की ये एक्सरसाइज बनाई जा रही है, एक बैंक बनाई जा रही है, जो कि जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स होंगे मतलब फार्मर्स होंगे जो कि इस तरीके से के जो लाइफ स्टॉक्स होंगे उस पर डिपेंडेंट होंगे, उनको लोन दिया जाएगा। कर्नाटका कर रहा है और ये पहली तरीके का मिल्क प्रोड्यूसर बैंक बन रहा है, ये भी याद रखना है। वो बैंक सिर्फ मिल्क प्रोड्यूसर्स को ही फिनेंशियली असिस्ट करेगी, याद रखना है। चलिए इसके बाद ग्रैमी अवार्ड अभी हुआ है इंडियन अमेरिकन सिंगर। इंडियन अमेरिकन सिंगर का मतलब होता है कि वो इंडिया के हैं बट रिसेंटली नाउ अब वो अमेरिका में रह रही हैं एंड उनकी सिटीजनशिप जो है वो अमेरिकन है। ठीक है, सिंगर फाल्गुनी शाह करके हैं, उन्होंने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम अवार्ड जीता है। एल्बम का नाम था अ कलरफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट तो आप पढ़ ही लेंगे।
ठीक है। टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नायर 23 ईयर्स के थे, कारगिल हीरो, ये एक बुक का नाम है जिसको लिखा है मीना नायर। मीना नायर कौन है? अनुज नायर की मम्मी है, एंड हिम्मत सिंह लिखावत। तो पूछा सकता है कि टाइगर ऑफ द्रास ये किसने किया है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव या बोल सकते हैं कि एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है अवसर। अवसर का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ द रीजन। इसका मतलब है कि जो आर्टिस्ट होंगे, स्किल्ड होंगे, उनके लिए वो एयरपोर्ट में एक ऐसी जगह प्रोवाइड कर देंगे कि वो अपने टैलेंट को दिखा सकें, लोगों को एंटरटेन कर सकें, एंड इफ़ दे गॉट समथिंग लाइक मनी एंड ऑल, कोई प्राइजेस, तो वो कर सकें। तो आर्टिसंस के लिए एक प्लेस दे देना अपने एयरपोर्ट के ही उसमें जो विसिनिटी है उसमें। तो इसमें क्या होगा, अपने टैलेंटेड जो वीमन होंगे, आर्टिसियंस होंगे, क्राफ्ट्समैन होंगे, उनको इस तरीके के एक राइट मिल जाएगा, या राइट टू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि उनको कुछ मतलब अपना जो हुनर है वो दिखाने का मौका मिल जाएगा। अवसर याद रखना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। चलिए बात करें नेक्स्ट की, तो उत्तराखंड सीएम लॉन्च 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। पूछा जा सकता है कि 1064 एंटी करप्शन ऐप किस स्टेट ने निकाला है, तो उत्तराखंड ने। एंड ये है क्या, ये है कि मतलब कोई अगर करप्टेड एक्टिविटीज़, करप्शन की एक्टिविटी हो रही है, तो आप उसमें थोड़ा सा कुछ भी करके, मतलब वो ऑथेंटिकेटेड मोबाइल ऐप होगा, ठीक है। बनाया किसने है, तो जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उसने बनाया है। आगे बढ़ते हैं, डीआरडीओ ने अभी एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। नाम है उसका हेलिना। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिसेंटली आपने एक वर्ड सुना है हेलिना, वो क्या है, तो आपको याद रखना है हेलिना मतलब एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक, देखिए टैंक क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारी बॉर्डर मूवी थी वो सनी देओल वाली, तो उसमें टैंक दिखाए गए थे, नहीं आते हैं युद्ध लड़ने के लिए, और हमारी मिलिट्रीज जो होती हैं वो टैंक का यूज़ करती हैं, तोप गोले छुटाती हैं, और वो चैन सिस्टम से चलती हैं। तो क्या होता है कि इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि उस तरीके से वो लिंक करती हैं, मतलब टैंक को एकदम से क्या कहती हैं, अपने जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको मेजर कर लेती हैं, और उसको पे फिर जाके वॉर करती हैं और उसको तहस नहस कर देती हैं। तो इस तरीके की जो मिसाइल्स होती हैं उनको एंटी टैंक, समझ गए ना, टैंक को मारने के लिए। नाम है हेलेना, काफ़ी डिटेल में बता दे रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो असमी पोएट जो हैं नीलमणि फुकन, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। देखिए ज्ञानपीठ की स्पेलिंग आप देख लीजिए, JNANAPITH होता है। ज्ञान अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो GY होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ से ज्ञानपीठ अवार्ड जान जाएंगे, नीलमणि फुकन को मिला है, ठीक है। किस लिए मिला है, देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिलता है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है कि जो अप लिटरेचर में इस तरीके से जो पोएम्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कहानियाँ होती हैं, जो नॉवेल्स होती हैं, उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, उनको मिलता है। तो नीलमणि फुकन जी को मिला है, आसामी पोइट्स हैं, ये याद रखना है। चलिए अभी बात कर लेते हैं कदम। कदम एक ऐसा इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक प्रोथेस्टिक नी मेड बाई IIT मद्रास। देखिए घुटने जो होते हैं ना, पता ही कि आजकल हमारे जो साइंस है वो अपने सारे ऑर्गन्स को आर्टिफिशियली बना रहा है, तो अभी नी को भी बना रहा है। आप इमेज देखिएगा, ये इमेज है, तो कदम आर्टिफिशियल नी ऐसे बनेगी, इसको लोगों के ऊपर इंसर्ट कर दिया जाएगा, और अगर उनको नी का कोई दिक्कत, क्योंकि नी का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है, तो इस तरीके से होगा। चलिए अगर आपको ये देखना है कि कैसा है वो, तो हम आपको दिखाते हैं बड़ी पिक। ये देखिए, ये है पूरी उसकी इमेज कैसे बन रही है, कदम आर्टिफिशियल नहीं, उसी को मैंने लेबोरेट करके रख रखा है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है वो है यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, और अर्बन डे फाउंडेशन ने दोनों ने रिकॉग्नाइज़ किया है, क्या रिकॉग्नाइज़ किया है कि मुंबई और हैदराबाद 2021 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब यहाँ पे ट्री लगाए गए हैं, उनकी देखरेख अच्छी से की गई, समझ गए। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 की बात अगर की जाए तो कौन कौन है, दो हैं, मुंबई और हैदराबाद। किसने किसने किया है, यूनाइटेड नेशन एंड अर्बन ने। इसके बाद इक्वाडोर विश्व का पहला देश बन गया है जहाँ पर एनिमल्स, जो हमारे एनिमल्स हैं, उनको लीगल राइट दिया जा रहा है। देखिए जैसे आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहले से देश थे जिन्होंने रिवर्स को लीगल राइट दिया था। तो ऐसे में याद रखना है कि इक्वाडोर पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए हैं। लीगल राइट्स मतलब जैसे हमारे लीगल राइट्स होते हैं वैसे ही एनिमल्स के होंगे। हुआ ये था कि जैसे हमारे लीगल राइट्स क्या होता है कि हमारी संपत्ति से हमें ऐसे कोई बेदखल नहीं कर सकता, उसके लिए सरकार को हमें लिखित में देना पड़ेगा, एंड जो भी लीगल रूल ऑफ लॉ होगा, जो नियम बने होंगे उसके तहत काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो लीगल राइट्स होते हैं। ऐसे जानवरों के साथ होता है कि अगर एक जानवर कहीं रह रहा है, किसी का कोई मतलब किसी जगह रह रहा है, तो उसको आप वहाँ से नहीं हटा सकते, उसके लिए भी आपको लीगल जो रूल कुछ लॉज बने हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा।
तो बोले उनके एनिमल्स के लिए भी लोग रूल्स बनाएंगे और उनके लिए भी लोग लड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से कहा जाता है कि कोई एक मंकी की प्रजाति थी, उसको जो उसका नेटिव प्लेस था उससे कहीं और ले गए। जब वहाँ पे ले गए तो वो 7-8 दिन में मर गए, मतलब ख़त्म हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो इसके बाद से ये इशू आया कि हम क्यों ना एनिमल्स को भी इस तरीके का लीगल राइट दें। तो आई होप आपको कहानी भी समझ में आ गई होगी। इक्वाडोर है, याद रखना है, विश्व का पहला देश है, ये भी याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं पीएम मोदी को फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर है, सॉरी जो कुछ गलत लिख गया है, मंगेशकर अवार्ड मिला है। ठीक है, अभी आपको पता ही कि अभी हमारी जो स्वर्ग कोकिला थी लता मंगेशकर जी, उनका देहांत हुआ था। तो उनके उपलक्ष्य में उनके उनके मतलब सम्मान में ये दिया जाता है। पहली बार किसको दिया गया है? पीएम मोदी जी को दिया गया। और दीनानाथ जी कौन थे? लता जी के पिताजी थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो उत्तराखंड ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है हिम प्रहरी। अब स्कीम लॉन्च की है, किसने लॉन्च की? देखिए स्कीम में आप क्या क्या देखा करिए, मेरा क्या कंसेप्ट रहता है कि कोई स्कीम है, वो स्कीम किसने लॉन्च की है। तो हिम प्रहरी स्कीम है, किसने लॉन्च की है? उत्तराखंड ने। इसके बाद क्यों लॉन्च की है? तो स्टॉपिंग रैपिड माइग्रेशन इन सम एरियाज। और किसके लिए लॉन्च की है? ठीक है, तो ये 4 चीज़ें अगर हम देखेंगे कब, तो पता चल ही जाएगा। तो ये अगर 5 चीज़ें, मतलब सबसे पहले स्कीम किसने की, इसके बाद कब की, क्यों की और किसके लिए की। ठीक है, तो हिम प्रहरी है, कब की आपको पता ही है, अप्रैल 2022 में की। किसने की? उत्तराखंड ने की। क्यों की? क्योंकि जो माइग्रेशन था उसको स्टॉप करने के लिए। किसके लिए की? एक्स सर्विसमैन और यंगस्टर्स। देखिए उत्तराखंड में क्या है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बॉर्डर एरियाज़ हैं, या जहाँ पे खाने पीने का मतलब पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जो नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड है या लिविंग लाइवलीहुड है वो इतनी पॉसिबल नहीं है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जा रहे हैं, रैपिड माइग्रेशन हो रहा है। तो उत्तराखंड ने बोला कि हम इस तरीके की स्कीम लाएंगे जहाँ पे यंगस्टर्स और एक्स सर्विसमैन को हम, क्योंकि यंगस्टर्स पढ़ने के लिए निकल जाते हैं, एक्स सर्विसमैन सर्विस करते करते कहीं भी अपना जो अच्छा प्लेस देखते हैं वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो उस तरीके से इनके लिए कि इन दोनों लोगों को बचाएंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हिम प्रहरी क्या है। ठीक है, हिम प्रहरी से आप ये मत समझिएगा कि कोई बॉर्डर का वो करना है, ऐसा नहीं है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी। तो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड, देखिए यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं इकोसोक। इकोसोक का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके 4 मेजर बॉडीज़ होती हैं जिनके लिए हर साल इलेक्शन होता है। उस 4 बॉडीज़ में, मतलब बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं बट 4 बॉडीज़ में इंडिया को चुना गया है। कौन कौन सी? द कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, दूसरे नंबर पर है कमीशन फॉर सोशल जस्टिस, तीसरे नंबर पर है कमेटी ऑन एनजीओज, मतलब जो हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसका भी, मतलब उस इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उसका एक क्या कहते हैं मेंबर चुना गया है। फिर कमीशन ऑफ साइंस एंड टेक फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों में, एक्चुअली आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा साइंस एंड टेक डेवलपमेंट, और थोड़ा सा नीचे हो गया। तो ये 4 चीज़ों में है। इसके बाद बात करते हैं, अगर प्रीति सरण हमने लिखा रेड में ना, तो ये दोबारा से री इलेक्टेड हुई हैं एम्बेसडर, किसके लिए? द कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स। तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस के लिए इंडिया चुना गया है, तो आपको याद रखना है। आप एक बार और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कौन कौन है। कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, और किसका गया है? इकोसोक का, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो जितने भी सोशल इश्यूज हैं इसके साथ जुड़ता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष, कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर में लॉन्च किया गया है। ये किसके लिए है? विजुअली चैलेंज, जो मतलब जो आंखों से देख नहीं सकते। ठीक, किसकी सहायता से हुआ है? तो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, नागपुर का एक एसोसिएशन है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड रिलीफ। अब देखिए ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ने किया है, रेडियो अक्स किया है, इसका मतलब है कि ये विजुअली चैलेंज मतलब अंधे लोगों का ही के लिए ही किया गया है। ठीक है, उसके पीछे मतलब जो रेडियो अक्स है इसके पीछे का आइडिया ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का ही था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो रशियन वेसल, आपको पता ही, मैंने आपके साथ जो न्यूज़ पर डिस्कशन करते थे उसमें बताया कि जो मोस्कवा था उसको यूक्रेन की एक मिसाइल थी नेपच्यून मिसाइल, उसने स्ट्राइक करके उसको संक कर दिया। मोस्कवा बहुत बड़ा जो वेसल था। वेसल देखिए, वेसल होता है जल में जो यूज होने वाली सवारी गाड़ी होती है या माल ढोने वाली, जैसे मालगाड़ी, रेलगाड़ी, ऐसी वेसल की जब बात आती है तो आप याद रखना कि जली जो हमारी सवारी गाड़ी है या मालगाड़ी उसकी बात हो रही है। ठीक है, नेपच्यून याद रखना कि नेपच्यून मिसाइल सिस्टम कहाँ का है? यूक्रेन का है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इंडियन कोस्टल गार्ड ने अभी अपना 8th एडिशन का 2 डे नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज की जिसका नाम था नेट पोलरिक्स। कहाँ हुआ? मरगुमाव। मरगुमाव है कहाँ? गोवा में। ठीक है, अभी इसमें देखना है कि ये नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज थी, इसमें और बहुत सारे एजेंसी जो कि नेशनल की पॉल्यूशन के लिए कैटर करती वो भी इसमें शामिल थी। नेट पोलरिक्स समझ आइए, नेशनल एट
पॉल्यूशन, समझ गए ना आप नेट पोलरिक्स को मैं फुल फॉर्म डिवाइड कर रहा था, तो इससे आप निकाल लीजिएगा कि क्या है। किसने किया है? इंडियन कोस्टल गार्ड ने। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पोल्यूशन होता है वो इंडियन कोस्टल गार्ड कहाँ से आ गया? तो देखिए, जब आप हमारे वेसल्स आते हैं ना जिसमें तेल बहुत सारा क्रूड ऑयल होता है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ऑयल स्पिल, आपने सुना ही होगा कि तेल जो होता है वो बहने लगता है, कि टैंक्स फट जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो वहीं पे मतलब जो पोल्यूशन होता है। फिर इसके बाद लोग जाते हैं बीचेस में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ छोड़ के आते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो उस वजह से जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट बॉडी बन जाता है हमारे पोल्यूशन को रोकने के लिए या उसको कटर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो असम में कमीशन किया गया। आपको पता ही है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा पावर या एनर्जी का सोर्स बन सकता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कम उत्सर्जित करता है, या नगण्य, बिल्कुल उत्सर्जित ही नहीं करता, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके ही अपना एनर्जी देता है। तो इंडिया का पहला प्लांट लगाया जा चुका है। कहाँ लगाया गया है? आसाम में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है JNK ने एक लॉन्च किया है जन निगरानी ऐप, जिसमें लोग अपनी जो कंप्लेंट है वो लॉन्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है तो याद रखना है जन निगरानी हिंदी में है। आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी भाषी राज्य ने किया होगा, JNK ने किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट 75 था, जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास की जो बोल सकते हैं सबमरीन वो बनानी थी, ठीक है। किसकी सहायता से बन रही थी? ये फ्रेंच की सहायता से बन रही थी। तो अभी जो आखिरी थी वक्सीर, वो भी इंडक्ट कर दी गई है या लॉन्च कर दी गई है, अब उस पर ट्रायल चलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। वक्सीर तो अभी हुई है, मतलब ये 6वीं थी। बाकी 5 कौन कौन सी थी? तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 करके दे रखा है। नंबर 1 पे था INS कलवारी, जो कि 2017 में इंडक्ट हुई थी इंडियन नेवी में। इसके बाद दूसरी थी INS खंडेरी, जो कि 2019 में। फिर INS करंज मार्च 2021 में। देखिए याद रखना है, पहले शुरुआत के जो 3 थे उनका नाम KK से शुरू है, इसके लास्ट की जो 3 है उसका नाम VV से शुरू है। कुछ एक्चुअली कुछ ऐसा नेवी में कुछ ऐसे मिथ माने जाते हैं कि नाम उसी हिसाब से रखते हैं, ठीक है। तो 4 में बेला हो गया, 5th में वजीर हो गया, ठीक है। कब कब हुआ है? और आप देखेंगे कि 5th जो है वो INS वजीर है, 2020 नवंबर में हुआ था। उस समय क्या हुआ था, इसको लॉन्च कर दिया गया था, अभी अंडर ट्रायल वो चल रही है। अब क्या होगा, वक्सीर भी अंडर ट्रायल चलेगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसका। वक्सीर 5वीं है, 6वीं है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। रसिया ने अभी एक टेस्ट फायर किया है RS-28 सम्राट करके, ठीक है, सॉरी सरमट करके। ये मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है कि ये कितनी भी दूर जा सकती है। तो अमेरिका सोच रहा है कि अरे यार, एक तरफ तो युद्ध भी लड़ रहा है, दूसरी तरफ ये इस तरीके के एक्सर्स मतलब टेस्ट भी कर रहा है। तो याद रखना है RS मतलब रसिया हो जाएगा 28 सरमत, ठीक है क्या? इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है। 2 चीज़ें और होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ये आप कमेंट में करके बताइए कि क्या होता है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या है कि 42 नंबर है, कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेस सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस, ठीक है। सांस का फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। ये 5 साल के बच्चे के लिए जो निमोनिया हो जाता है, उनको सर्दी लग जाती है, उनको अर्ली डिटेक्ट कर लें और उनके ऊपर अच्छे से काम कर सकें। तो याद रखना है, सांस किसके लिए है? निमोनिया के लिए, क्योंकि उसके फुल फॉर्म नहीं आ जाता है। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने। किसके लिए? बच्चों के लिए जो कि 5 साल से या 5 साल के अंदर हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। एलन मस्क, आपको पता ही है कि ट्विटर जो चिड़िया थी अब एलन मस्क की हो गई है। पता ही होगा, एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने खरीदी है, एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि कितने की खरीदी है। तो 44 बिलियन की जो डॉलर है उसका ट्विटर खरीदा है एलन मस्क ने, याद रखना है। इसके बाद है किशोर कुमार दास, जो कि विद्यानंदो एक एजुकेशनल चैरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके फाउंडर हैं। और किशोर कुमार दास हैं कहाँ के? बांग्लादेश के हैं, नाम पे मत जाना है, बांग्लादेश के हैं। इनको यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से चुना गया है, ठीक है। तो याद रखना है, जैसे आपको पता ही होगा कि जो हमारे कैलाश सत्यार्थी थे, जब इन्होंने पीस के लिए बहुत कुछ किया था, तो देखिए उनको अवार्ड भी मिला है। एंड उनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उनका जो भी इनिशिएटिव था, उनकी जो चैरिटी थी। तो इस तरीके से लोगों को पूछा जा सकता है। तो किशोर कुमार दास से आप ये मत सोचना कि ये इंडियन हो सकते हैं, बांग्लादेश के हैं। विद्यानंदो करके उनका एक एजुकेशनल चैरिटी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इनको क्या मिला है? यूनाइटेड किंगडम कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड्स। ये शायद ही पूछे, बट याद रखिएगा एक ओवरऑल आप व्यू। इसके बाद है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व बाय WHO। अब ये क्यों पूछा जा सकता है? इस वजह से, या मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया, इस वजह से बता रहा हूँ कि आजकल आपको पता है कि कोरोना, फिर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो एक वीक मनाया गया 24 से
30 अप्रैल तक। किसने बनाया? WHO। इस तरीके के जब कोई वर्ल्ड लेवल पे काम होते हैं वो WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके तहत ही होता है। थीम था इस बार का लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि पिछली बार टीवी डे का जो थीम था UPPCS 2021 में वो पूछ दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि थीम भी पूछ देते हैं। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें सारे डेज का और उनके थीम का उसमें जिक्र होगा, तो डोंट वरी, क्योंकि कुछ भी हमने बोला ना कि आपके साथ छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, और देखते हैं कि हम जो अपना ये प्रोग्राम लाते हैं उससे हमें कितना बेनिफिट होता है, एट द एंड ऑफ द डे हम सक्सेस हो पाते हैं या नहीं। चलिए बात कर लेते हैं कि इंडियन ने एक रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज रिकॉर्ड फॉर सिंक्रोनिक वेविंग। वो एक्चुअली सिंक्रोनिक नहीं है, सिंक्रोनिक है, ठीक है। मोर देन 78,000 नेशनल फ्लैग को ड्यूरिंग वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव प्रोग्राम इन भोजपुर बिहार। तो समझ ही गए होंगे बाकी अंग्रेजी आप। 73,000 नेशनल फ्लैग उन्होंने इंडिया ने एक साथ सिंक्रोनाइज वे में फहराए। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है गिनीज जो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, उसमें क्या कहते हैं, उसमें शामिल किया गया है। कहाँ हुआ है याद रखना है, भोजपुर बिहार में। तो जो बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में? जो कुंवर सिंह वीर महोत्सव था उसके बारे में। इसका बात करते कि अभी देखिए बात होती है कि जो हमारी फ्लाइट्स होती हैं उस पर ILS काम करता है। ILS मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लैंडिंग सिस्टम, ठीक है। जो लैंडिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो मीजर्स रखते हैं पूरी, मतलब उसमें डेटा फीड होता है और उसके तहत ऑटो पायलट बन के वो लैंड करते हैं। अभी इंडिया ने क्या किया है कि अपना खुद का जो ILS था वो इंडिया का नहीं था, फॉरेन है, अमेरिकन है, और बहुत महंगा होता है, ताकि मतलब जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें उसमें परचेज करके लगाना काफ़ी महंगा हो जाता है। तो अभी इंडिया जो इसरो है उसने, इसरो पता ही होगा फुल फॉर्म, इसरो ने एक इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम बनाया जिसका नाम है गगन, ठीक है। इसकी सहायता से भी हम जो हमारे एयरक्राफ्ट है उसको लैंड करा सकते हैं। तो इंडिगो पहला ऐसा एयरलाइन है जिसने अपना एशिया का, जिसने यूजिंग गगन जो कि इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम है एयरक्राफ्ट को लैंड कराया है, याद रखना है। तो आपको गगन के बारे में समझ गए। गगन क्या है? एक मतलब हमारा नेविगेशन सिस्टम है जो कि यूज होता है लैंडिंग के टाइम, जब हम एयरक्राफ्ट को लैंड करते हैं। मतलब देखिए गगन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंडिंग के काम आता है, वो हमारा जैसे हम देखते हैं ना कि गूगल मैप वगैरह होता है उस तरीके से भी काम करता है, बट मतलब ये लैंडिंग में भी काम आ जाता है, इसके लिए बताया जा रहा है। शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक आगरा जो है वो पहला सिटी बन गया है जहाँ पर वैक्यूम बेस्ड रिसीवर सिस्टम होगा। समझ रहे हो ना? वैक्यूम बेस्ड मतलब होता है कि वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा एंड उसका जो गाड़ियों में भर के उसका जो बेकार का मल होता है उसको यूज किया जा सकता है। तो आगरा पहली सिटी है, याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं 49 की। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट आएगा ना जिसमें हम डेज के बारे में और उसके थीम्स के बारे में बताएंगे उस तरीके से होगा। तो वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को होता है, याद रखना है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 22 अप्रैल को क्या होता है? अर्थ डे, ठीक है। मैंने आपसे एक बार एग्जाम्स में या वैसे कुछ उसमें था अर्थ डे और अर्थ आर्क के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। इस बार अर्थ डे का जो थीम था वो था इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। तो अब इन्वेस्ट करना है अपने प्लेनेट में। अब कैसे करना है? पेड़ पौधे लगाएं, जो पेड़ पौधे हैं उनका रख रखाव करें। तो ये था, आने वाले वीडियोज़ में हम इस तरीके से आपके साथ सारे जो भी डेज होंगे उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू सो मच यहाँ रहने के लिए और अपना ख्याल रखिएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, जब तक हम हैं एग्ज़ाम्स अच्छे से जाएगा। अपना ख्याल रखना, अपनों ख्याल रखना। कोरोना थोड़ा सा बढ़ने लगा है तो थोड़ा सतर्क रहना। जय हिंद।